पढ़ा है हिंदी में? चल हिस्ट्री ठीक है, बायलिंगुअल पढ़ाए। हिस्ट्री मीन्स स्टोरी विद मैसेजेस, सिंपल, स्टोरी विद मैसेजेस। एग्जाम्पल, आप जब भी कोई चीज कहें, तीन तरह के मत होते हैं, मत, विचार। वन इज मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मीन्स यू आर सेइंग समथिंग बट विदाउट एविडेंस। तुम कुछ कह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास उसका एविडेंस नहीं है, दैट इज मिथोलॉजी, which is not accepted by responsible people. ये सिविल सर्विस जो प्रिपरेशन है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। इसलिए एनसीईआरटी में जहां जहां भी एविडेंस नहीं है, वहां एनसीईआरटी तुरंत कहती है ऐसा लगता है। इट सीम्स। बिना एविडेंस के जो लोग बोलते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। साक्ष्य, लॉजिक नहीं। अगेन बोथ आर वेरी डिफरेंट। लॉजिकली यू कैन प्रूव एवरीथिंग। लॉजिक मतलब होता है कि एक आदमी है जिसका दिमाग बड़ा शार्प है और वो किसी भी चीज को प्रूव कर सकता है। इसलिए लॉजिक वाले आदमी से, जिसका हाई लेवल लॉजिक है, उसको डिबेट में हराना बहुत मुश्किल है। पर लॉजिक यूपीएससी नहीं मानती, कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट लॉजिक में बिलीव नहीं करती। जुडिशरी, कोर्ट एविडेंस में बिलीव करती है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी भी एविडेंस में बिलीव करती है। आप कुछ कह रहे हो तो वॉट एवर यू आर सेइंग, यू हैव टू इमीडिएटली प्रेजेंट द एविडेंस। दूसरी चीज है हाइपोथेसिस, मींस रिसर्च इज गोइंग ऑन। कोई मत है, कोई विचार है, उसके सपोर्ट में भी पॉइंट है, उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट है, हाइपोथेसिस। और तीसरी चीज है थियरी, हेंस प्रूव्ड। एविडेंस है, तुम जो कह रहे हो उसको प्रूव कर सकते हो। पहली चीज तो ये सीखनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रिपरेशन। Whatever I will speak from here, I will give the evidence, no logic. Whatever you will speak from there, you will give the evidence, no logic. और अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दे रहा हूं तो आपको 5000% राइट है हाथ उठाकर पूछने का कि मास्टर किस एविडेंस पे बोल रहे हो। अभी एक साहब मुझसे मिलने आए थे, पता नहीं क्लास में है कि नहीं है, तो बड़ी अच्छी किताब लाए हो, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह। किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, उसके युवा को बिगाड़ दो। किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, उसके घर के बच्चों को बिगाड़ दो। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, उसके युवाओं को बर्बाद कर दो। युवा मतलब होता है विद्रोही, रिबेल, डाकू, क्रांतिकारी। उसको कहां नौकरी वोकरी के लिए रोएगा, वो नहीं मिलेगी, छीन लेंगे। 10 लाख लड़के अगर पार्लियामेंट पहुंच जाएं आज, कितने लोग बैठे हैं? 545 बस। 10 लाख लड़के, 10 तो 1789 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं। लेकिन इन 545 लोगों ने इतने ढंग से इस युवा को बांट दिया है कि तुम्हें नौकरी चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी, तो गाना गाओ, जो राम को लाए हैं।
ऐसा एक ही आदमी नहीं बना रहा गाना, सब बना रहे हैं। अब के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि हर पार्टी भजन बना रही है। कांग्रेस वालों के पास सिंगर नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहे होंगे तो इनके बेचारों के पास सिंगर नहीं है। बाकी सबने हाई क्वालिटी सिंगर हायर किए, बढ़िया बढ़िया सिंगर। अब वोट मांगने से नहीं मिलेगा तो गा के मांगेंगे, ऐसे हिजड़े भी मांगते हैं। भारतीय राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत हो गई। अब राजनेता शायद ऐसा लगता है कि अब राजनेता रहे नहीं। हिजड़े घर घर जाते हैं ना, गा गा के मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख रहा हूं कि अभी FIR कराएंगे। सारी पार्टियां अच्छी है, सारे नेता अच्छे हैं, ये मैं कह रहा हूं। कोई राम राज्य लाएगा, कोई श्याम राज्य लाएगा। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। आप जब भी बोलेंगे ना, जब भी, मैंने कहा ना, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, उसके यूथ को बर्बाद कर दो, उसको पकड़ा दो झुंझुना रैटल कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर एक को पकड़ा दिया, गिले मुसलमान जी, तू दोनों हाथ से हिला। फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। और वो 545 लोग मौज कर रहे हैं। आओ चले, कहां बैठे हो यार? 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। ये भैया डिलीट कर देना, नहीं बंद हो जाएगी। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध में हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध में हिंसा शामिल है तब वो विरोध नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत प्यारी चीज है, विरोध करना चाहिए काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक। 700 किलोमीटर मैंने साइकिल यात्रा की थी, किसी ने मुझे ना रोका ना मारा। आगरा में एक छोटी सी घटना घटी थी, पर उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी। मैं जिस शहर से निकलता था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, डिपार्टमेंट खुद ही बता देता कि सर इधर से मत जाइए, इधर से चलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको सत्याग्रह का नाम दिया था। और मैंने हर आदमी को वार्न किया था कि अगर किसी ने मेरे ग्रुप में बदतमीजी की, और ज्यादा लोग मुझे चाहिए नहीं थे, तो विरोध करो, एकदम करो, विरोध के लिए मना नहीं है। लेकिन भैया आपके टैक्स की पैसे का वो है, रेलवे जो चल रही वो आपके पैसे की है, उसे क्यों चला रहे हो? विरोध करना बुरा नहीं है, विरोध होना ही चाहिए। तो अब हम इस स्टोरी में, मॉडर्न इंडिया में, एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, इसका एविडेंस कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी विद मैसेजेस। ये देखो 1556, एक मिनट बेटा, चांस देंगे सबको बीच बीच में। 1556 कौन बैठा हिंदुस्तान की गद्दी पे? अकबर। अकबर किसी भी शासक को पढ़ने से पहले, whenever you are going to prepare a ruler, you should always be aware about the background of the ruler. वो किस बैकग्राउंड में गद्दी पे बैठ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। 1398 से 1566, 1398 तैमूर इन्वेजन, 1398 से 1556 कितने साल? 158, 158 साल। भारत में सेंट्रल पावर एब्सेंट। समय समय पर लोग आते रहे। तैमूर के जाने के बाद सैयद वंश आया, सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, काफी अच्छे एरिया को लोधियों ने संभाला। फिर अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी, 1526 पानीपत के युद्ध में उसकी पराजय हुई, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन इससे पहले कि मुगल स्थापित होते, 1530 में बाबर मर गया और 1540 में हुमायूं को भागना पड़ा। और 1540 से 45 5 साल एक बहुत काबिल आदमी का शासन रहा, शेरशाह सूरी। उसके बाद उसका भी कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ। और इस तरह से 1398 से 1556 हर जगह एनार्की,
एडमिनिस्ट्रेशन एनार्की, लैंड रेवेन्यू एनार्की, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, डिसयूनिटी, एकता का अभाव। अब ये चैलेंजेस थी इस आदमी के सामने, अकबर के सामने। ये सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस, और इतने प्यार से उसने इन सारे चैलेंजेस को हैंडल किया। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन चेक एंड बैलेंस, पूरे प्रशासन का एक जबरदस्त संरचना तैयार की, चेक एंड बैलेंस। वजीर सेनापति दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। डिसयूनिटी, चारों तरफ अराजकता, तौहीद इलाही, जिसे बाद में कहा गया दीन इलाही, दीन इलाही। लैंड रेवेन्यू, आईने दहशाला, जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं, आज तक। ये 10 साल का रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, 10 साल बाद इसमें रिफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता था आईने दहशाला। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, अलाई किया इसने, राजपूत पॉलिसी, लोकल ताकतवर लोगों को अपना दोस्त बनाया और एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हर फ्रंट, ये तो मैंने 4 एग्जांपल दिया आपको। P is equal to P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, ये फॉर्मूला है। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है, जब भी कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को तोड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसकी जिंदगी खत्म। और जब भी कोई रूलर इस फॉर्मूले को तोड़ता है शासक के रूप में, उसका शासन खत्म। पॉलिसी शुड डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। ऐसा आपका जीवन है, आप एक प्रायोरिटी सेट करो अपनी, कि पहला काम क्या कर ले, पहला कौन सा काम करें जिससे बाकी सारे काम अपने आप हो जाएं। करना सब है, बहुत तेजी से बोले यस सर। तमन्ना के साथ ताकत रखनी पड़ेगी, दोनों एक साथ रहती है, अकेले कभी नहीं रहती, तमन्ना और ताकत। तमन्ना तो रिक्शे वाले के पास भी है, ताकत पैदा करनी पड़ेगी। किसी भी शासक को महान बन गया, हिस्ट्री इसको महान कहती कि यार इतनी अराजकता के बाद, आफ्टर द एनार्की ऑफ 158 years, this man comes to power and this man establishes every front. 49 years, 49 साल लगे एक पावरफुल मुगल साम्राज्य की स्थापना में। इसी के साथ हिस्ट्री में एक और आदमी है, इसी के वंश का, औरंगजेब। इस आदमी को अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता थी। सही और गलत की बात ही नहीं है। हिस्ट्री को 2 तरह से पढ़ाया जाता है, एक आम आदमी के लिए। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर बुक्स आर रिटन फॉर 2 people. One is for common people, one is for aristocracy. हिस्ट्री किताबें 2 वर्ग के लिए लिखी जाती हैं, एक शाही वर्ग के लिए लिखी जाती हैं। शाही वर्ग क्योंकि एविडेंस मांगेगा ना, तुम इसको गाली दोगे वो एविडेंस मांगेगा। इसने 51 ईयर शासन किया, सारी चुनौतियों के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य इसका रहा, ये इसकी उपलब्धि है। इतनी चुनौतियां, सारे फ्रंट पे चुनौतियां। एक विद्रोह का सामना नहीं कर रहा था, मल्टीपल रिवोल्ट, सिख रिवोल्ट, जाट रिवोल्ट, मराठा रिवोल्ट, बुंदेला रिवोल्ट, अफगानी रिवोल्ट, चारों तरफ रिवोल्ट। 22 साल दक्कन में बैठा हुआ है, डेक्कन, महाराष्ट्र, लेकिन इसके साम्राज्य पर कोई असर नहीं पड़ा। ये इसकी उपलब्धि है। तो you preparing for bureaucracy, if you see him as a Hindu, you will miss his achievements. If you see him as a Musliman, you will miss his mistakes. अगर तुमने इसे मुसलमान की तरह देखा
तो इसकी जो गलतियां हैं वो तुम निग्लेक्ट कर दोगे, और अगर तुमने इसे हिंदू की तरह देखा तो इसकी जो अचीवमेंट है वो तुम मिस कर दोगे, और दोनों इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। शायद ये अपने समय को समझ नहीं सका। समय को समझना कभी कभी आप नहीं समझते हो, लेकिन आप इतने समझदार होते हो कि आप अपने साथ समझदार लोगों को रख लेते हो। अकबर को देखो, 9 रत्न है उसके पास, 9 ज्वेल्स, और एक से एक। अगर आप नहीं सोच पाते हो बहुत ज्यादा अच्छा, तो बहुत समझदार लोगों को अपने साथ रखो। संगत जो है ना, संगत, कंपनी, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है, पूरा। आज से 4-5 साल पहले मैं धौला कुआं से आ रहा था, तो मेरे कोलीग मेरे साथ बैठे हुए थे। रात का टाइम था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, इंडिया गेट पे। क्या हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं? मैंने गाड़ी रोकी, बोला उतरो। क्या क्यों? अरे मैंने कहा उतरो, दरवाजा बंद करो। चले गए। आज तक बात नहीं की। मान लो कोई थॉट सबकॉन्शियस में आके बैठ जाए तो। कैंसर का पेशेंट पता है क्यों मरता है? जो भी उससे मिलने आता है वो अपने मुंह पे लिख के लाता है कि तुम मरने वाले हो। हाँ, ये मेन वजह है कैंसर के पेशेंट की। कैंसर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो जो भी मिलने आता है, जो भी, एक तो जिसने सुना आधा तो वो वहीं मर गया, और फिर जो मिलने आ रहा है एवरी डे। और अगर तुम लगातार सोचते रहो, जैसे आज हार्ट अटैक का एक और फॉर्मूला आया है कि लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जैसे फेसबुक यूट्यूब पे बड़े सारे बात है ना कि हार्ट अटैक के सिम्टम, और जब तुम किसी बीमारी के सिम्टम पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर है। पढ़ लिया सिम्टम, और सिम्टम डीप सबकॉन्शियस में चला गया, थॉट मजबूत हो गई रात में कि लेफ्ट हाथ में दर्द हो रहा है, सीने तक आ रहा है, निकल गए। जो भी बोलेंगे हम, जो भी हिस्ट्री। अब ये देखो, 2 मैसेज है कि एक आदमी, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द प्रायोरिटी इन स्पाइट ऑफ द टिपिकल बैकग्राउंड, ही सक्सीड्स इन एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल मुगल एम्पायर। दिस पर्सन फेल्स टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। ये आदमी समझ नहीं पाता, ना तो ये समझता है और ना ये किसी की सुनता है। ये समझता भी है और सुनता भी है, ये खुद समझता भी नहीं और सुनता भी नहीं। इसने 49 इयर्स में कुछ ना होने के बावजूद सब कुछ बना दिया, और इसने 51 इयर्स में सब कुछ होते हुए हिला दिया। मिटाया नहीं, मिटाया इसके बाद के लोगों ने, हिला दिया था इसने। सारे खंभे पकड़ पकड़ के हिला दिए, हिल रहे। तो इसके बाद जो लोग आए वो हल्का सा मारो गिर गया। उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। अच्छा किया उसने, कहा यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बनाने को तो है नहीं, तो मैं हिला ही देता हूं। तो शायद इसको वाला फॉर्मूला याद रहा होगा, पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत। तो अगर अच्छे सक्सेसर होंगे तो बना ही ले जाएंगे, और मिटाना होगा तो मिट ही जाएगा। कुछ तो किया इसने। यह है हिस्ट्री, स्टोरी विद, मतलब अगर कोई चैप्टर, अगर तुम वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कहानी है, पर उसके मैसेज निकालने हैं, क्यों हुआ, रीजंस फॉर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, हाउ द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, खत्म हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा पूरी दुनिया पे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार वॉर होते कैसे हैं। पढ़ना नहीं है, पढ़ तो तुम चुके ही हो। ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी है, तुम पढ़ चुके हो। 15 साल स्कूल में और 3 साल कॉलेज में, 18 साल।
और 18 साल पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें पढ़ना पड़ता है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हर कहानी एक मैसेज है। जैसे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया एक ऐसी कहानी है, एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी related to the birth of a nation called India. ये बात समझ में आई? What is history? Story with? लेकिन what is the main thing of this messages? Evidences. बिना एविडेंस कुछ भी नहीं बोलोगे। कहते ना मेंस में नंबर नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी यार चले आ तो लिख के, कुछ भी जैसे बोलते हो वैसे लिखोगे भी, तो जैसे बोलते हो वैसे लिखोगे भी। जैसे तुम अगर ठाकरे मूवी देखो तो उसमें बाल ठाकरे लॉजिक का सहारा लेता है, एविडेंस का सहारा नहीं लेता। वो जो वकील के साथ बहस होती है, कहता आपको कैसे पता अयोध्या में रामलला पैदा हुए? कहते बाबर कहां पैदा हुआ? बोलते फरगाना में। तो फरगाना में से यहां क्यों आया? अगर तुम उस पूरी सीन को देखो तो उस पूरी सीन में बाल ठाकरे ने सिर्फ लॉजिक का सहारा लिया, एविडेंस उनके पास कुछ भी नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी तुम लॉजिक देते हो, तुमको लगता है कि बहुत सही जा रहे हो, नहीं सर, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी लॉजिक को मानती ही नहीं, एविडेंस। अगर लॉजिक पे मुकदमे लड़े जाते ना तो बड़े सारे वकील बिना एविडेंस के ही फांसी चढ़वा देते कि सर जिस वक्त हत्या हुई ये घर में बैठ के हंस रहा था, इसके मरने से चूंकि इसको फायदा हो रहा था। मॉडर्न इंडिया इज अ स्टोरी which is related to the birth of a nation called India. इसके दो पार्ट हैं, दो। There are two parts of modern India. First part, जब पुराना स्ट्रक्चर टूट गया, खत्म हो गया, 1757 to 1857. This is the first part of modern India, when the old structure was eliminated. खत्म। किसी पुराने स्ट्रक्चर को खत्म करोगे तभी तो नया स्ट्रक्चर पैदा होगा। ये किया किसने? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडरशिप में हुआ। ये पहला फेज है, 1757 टू 1857। इसमें पुराना स्ट्रक्चर खत्म हुआ और नया स्ट्रक्चर, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल स्ट्रक्चर, न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर। मॉडर्न एजुकेशन इसी दौर में तो शुरू हुई, मैकालेस डिक्लेरेशन 1835। यहां सारी पुरानी संरचनाएं टूट गई। यहां दिल्ली का मुगल बादशाह खत्म, यहां कलकत्ता का गवर्नर जनरल, जो बाद में बना भारत का गवर्नर जनरल 1833 में। यह समझना है कि यह पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ यार। ये मोनार्की से हम डेमोक्रेसी की तरफ कैसे बढ़े। 1861 में लेजिस्लेचर पैदा हुआ। 1861 का जो एक्ट है उसकी सबसे प्रमुख बात क्या है? बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर। यह समझना है। ये मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत क्यों हुई, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्योंकि हर चीज किसी ना किसी कारण से होगी। भारत में एक नया तबका पैदा हुआ, एक नया क्लास पैदा हुआ सोसाइटी में, एंड दैट क्लास वाज एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन है ये एजुकेटेड मिडिल क्लास? ये कैसे पैदा हुए? और भारत एक राष्ट्र के रूप में इन्हीं की देन है। दूसरा फेज 1857 से 1947।
ये दूसरा फेस है। कंपनी खत्म, 1857 का रिवोल्ट हुआ, कंपनी एज अ रूलर खत्म, और अब रूलर बना क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो भारतीयों ने यहां जब भी अपने हक की मांग की, इस पार्ट में, इस राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने बताया कि साहब हम बहुत परेशान हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सेड कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आपकी कंट्री पे एक कंपनी का शासन है। शुक्रिया। राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए कि साहब हम बहुत परेशान है साहब, हम आप ही की तो प्रजा है साहब। बोले नहीं नहीं, तुम हमारी प्रजा नहीं हो, तुम कंपनी की प्रजा हो। तो भारतीयों को लगा अच्छा, मतलब अगर क्राउन का शासन कभी आएगा तो वी विल एंजॉय द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज विच इज एंजॉयड बाय द ब्रिटिश पीपल। और क्राउन का शासन आ गया 1857 के बाद, एक्ट ऑफ 1858। लेकिन वो जो सपना देखा था कि जो सुविधा ब्रिटेन के लोगों को मिलती वो हमें भी मिलेगी, वो नहीं मिली। तो इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड इज नेशनल मूवमेंट। इस दौर की सबसे प्रमुख घटना है नेशनल मूवमेंट, जिसमें कई सारी धाराएं हैं। धाराएं, मास पॉलिटिक्स, जिसकी सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है आईएनसी, कांग्रेस पार्टी, और भी कई सारे लोग हैं। मास पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, ये सारी धाराएं इस फ्रीडम स्ट्रगल में आपको दिखाई पड़ेंगी, और सबने इस फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और फिर 1947 में यह देश आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना जिसे हम आज कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत। मॉडर्न इंडिया बस यही कहानी है। क्लियर? क्लियर? मॉडर्न इंडिया किस चीज की कहानी है? किस चीज की कहानी है? एक राष्ट्र के जन्म लेने की कहानी। कितने पार्ट में है? दो। एक पार्ट किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट पीरियड? द ओल्ड स्ट्रक्चर गॉट एलिमिनेटेड। सेकेंड पीरियड क्या है? नेशनल मूवमेंट, क्राउन का पीरियड है। उसकी सबसे प्रमुख घटना क्या है? नेशनल मूवमेंट। उस नेशनल मूवमेंट में कितनी धाराएं हैं? बड़ी सारी धाराएं, हम सब पे चर्चा करेंगे। 1930 के बाद आप इस धारा को देखोगे, सोशलिज्म। और 1930 के बाद दो सोशलिस्ट लीडर कांग्रेस में बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर निकलेंगे, एक नेहरू, एक बोस। और फिर जो कांग्रेस का सेशन होगा वो गांव में होगा। कौन सा सेशन? फैजपुर। फिर जो कांग्रेस का सेशन होगा वो गांव में होगा, फैजपुर। 1931 में तुम देखोगे कराची सेशन, कांग्रेस का कराची सेशन। और कराची सेशन में पहली बार कांग्रेस आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर। और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है किस पे? किसानों पे और मजदूरों पे। क्योंकि 1917 का रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है। सब जोड़ना पड़ेगा सारी घटनाएं। 1920 में आईएलओ बन चुकी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1929 में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक तरफ अंधेरा है, कहां? कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, और दूसरी तरफ उजाला है, कहां? कम्युनिस्ट कंट्री में, यूएसएसआर में। तो आदमी को कौन आकर्षित करेगा? रोशनी। तो भारत में 1931 के बाद एक सोशलिज्म की लहर चलेगी और सभी उस लहर में नहाते हुए नजर आएंगे। इसलिए मत पढ़ो मैंने कहा था ना पिछली बार जब मैं सेमिनार लेने आया था तो मैंने एक बात कही थी कि तोते कभी अरहत नहीं होते। रामायण पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, पर वो कभी एनलाइटेंड नहीं होते क्योंकि समझ नहीं पाते।
ये जो आज भारत में एक जहर चल रहा है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, हिंदू मुस्लिम, उसकी नींव यहीं पड़ी। नेशनलिज्म को रोकने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो है कम्युनलिज्म। तो इस फेस में जहां से तुम देखोगे नेशनलिज्म का धारा शुरू होगी, वहीं से कम्युनलिज्म की भी धारा शुरू होगी। लेकिन हिंदुस्तान के युवा को पता ही नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। किसी मुसलमान शासक ने ब्राह्मणों पर जिजिया नहीं लगाया, एक को छोड़कर, और ब्राह्मण सबसे ज्यादा औरंगजेब को गाली देते हैं। सिर्फ एक मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। वो भी अपने मंत्री के कहने पे। उसका मंत्री ब्राह्मण था, वो कन्वर्ट हो गया, तो जब वो गांव गया सब चिढ़ाने लगे, ये मुल्ला हो गए। उसको लग गई कि वे चिढ़ा रही है हमको। उसने कहा लगा दो जजिया इनके ऊपर, पैसा वसूलो, मारो इनको। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, औरंगजेब ने तो लगाया ही नहीं। औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर जजिया ही नहीं लगाया। हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा की तरफ से जो उसका तोपची है ना, आर्टिलरी मैन हाकिम खान सूर, राणा सांगा और बाबर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। राणा सांगा की तरफ से 4-4 मुसलमान सरदार लड़ रहे हैं, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये नहीं बताएगी। मैंने कहा ना 10th के बाद लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं। 95% इस कंट्री का लड़का उसमें चला गया साइंस में। उसको नौकरी करनी थी तुरंत, मेडिकल की तैयारी करनी थी, डॉक्टर बनना था और इंजीनियर। 90s के बाद यहां कंट्री में दो ही चीज लोग बन रहे थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। हिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी। लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा जबरदस्त नौकरी भी मिल रही थी दोनों को। फिर 2008 में डिप्रेशन आ गया, फिर सब भागे यूपीएससी की तरफ। ये यूपीएससी का जो बूम है वो 2008 के डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। नौकरियां खत्म हो गई ना, नौकरियां खत्म होने लगी। कि आईआईटी कानपुर के लड़कों को लगा कि हम जब 15 घंटा पढ़ ही लेते हैं तो एक राउंड और। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहाँ हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो, वो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उससे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का ये यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसैट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसेट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अभी मैं पूछना कि आपने मारे कि नहीं? अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है,
उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है? उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का वो खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लौट गया था गुड्डू। हाँ, तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है। किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। अब इन दो सेक्शन के लिए किताबें कौन कौन सी होंगी? किताबें जरूर पढ़ो। आईएएस बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो, मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तो तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती थी। और आज पीवीआर को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहां पिक्चर बन रही है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रुक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। किताबें लो और सरल किताबें लो। पहली किताब ले लो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 12th, विपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया, क्लास 12th बाय विपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बाय विपिन चंद्रा, क्लास 12th। बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब। मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल पे, क्लास 12th के लेवल के बच्चे के लेवल पे तुम्हें पूरी कहानी सुनाएगी। और एपिसोड जैसे धारा, उसमें 13 धारावाहिक हैं, 13 एपिसोड है उस किताब में। तो उसको चैप्टर मत मानो, एपिसोड मानो। पहले एपिसोड में तुम्हें पिक्चर दिखाएगी 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, तुम्हें दिखाएगी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, एकदम दिखाई पड़ेगा तुम्हें। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा, रीजनल पावर्स आर इमर्जिंग, इंडिपेंडेंट अवध, इंडिपेंडेंट बंगाल, इंडिपेंडेंट निजाम, रीजनल पावर्स पैदा हो रहे हैं, मुगल शक्ति खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी घटना जो मुगल शक्ति के पराजय को दिखा रही वो है 1739 का बैटल ऑफ करनाल, जब नादिर शाह ने मुगल बादशाह को मुर्गा बना दिया। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला को। दिखाई पड़ेगा तुमको एकदम। पढ़ो मत, पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, सोचने से विवेक बढ़ता है, और सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं होता, विवेक से होता है।
आज के दौर में लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, पर सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ, बस तुम्हें सोचना है रुक के। कोई आदमी इस क्लास में जिसने 12th की कभी एनसीईआरटी पढ़ी हो? अब तो हाथ ना उठाओ। इज्जत की चिंता करते हो ना? इस देश में तो इज्जत बहुत बड़ी चीज है, चाहे धोती फटी हो। ऐसा इज्जत समझा दिया गया है, भिखमंगों की कौन सी इज्जत है? पानी गर्म है यार, बहुत गर्म। पहले एनसीईआरटी ले लो, 13 उसमें धारावाहिक है, 20 दिन का शेड्यूल बनाओ, 20 दिन का, और मेरे साथ ही खत्म करना। आज ही जाके खरीद लेना और मेरे साथ ही खत्म करना। और हर चैप्टर में खत्म करूंगा, फिर मैं आपको मेन से क्वेश्चन दूंगा, आप उसे लिख कर लाएंगे। नहीं लाएंगे तो आप मत आइएगा। चैप्टर खत्म होगा, उस पर प्री के क्वेश्चंस आपको तुरंत मिलेंगे, तुरंत। एक टॉपिक खत्म हुआ, उसका तुरंत प्री का क्वेश्चन मिलेगा 50 मिनिमम, कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बनेंगे। तो जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तो प्री का डिस्कशन हो गया। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, मेंस के 2 क्वेश्चन दे दिए, आप लिख के लाइए। अब चूंकि सारी कॉपी चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और किसी दूसरे को देना ठीक नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्लस, जैसे आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कल मैं उसका मॉडल आंसर अपलोड कर दूंगा विद ऑल द पॉइंट्स। अगर वो सारे पॉइंट्स आपके आंसर में है विद द सेम कंक्लूजन, तो आपका आंसर सही है। आदमी सबके साथ बेईमानी करे, कम से कम अपने साथ ना करे, तो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होता रहेगा। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे कॉपी चेक करके देते हैं आपको, लेकिन वो खुद नहीं चेक करता। कोई 5 रुपए कॉपी लेता है, कोई 10 रुपए कॉपी। बड़े सारे लड़के हैं अनएम्प्लॉयड, उनको काम चाहिए। किसी ने 2 बार मेंस लिखा, किसी ने 3 बार मेंस लिखा, किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया, वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनको दे दिया कॉपी। कभी कभी तो जिन्होंने मेंस इंटरव्यू नहीं दिया उनको भी दे दिया, क्योंकि चीप लेबर चाहिए ना। इंटरव्यू वाला लड़का कहेगा भैया 100 रुपए कम कॉपी नहीं लेंगे हम, एक कॉपी चेक करने का 100 रुपए लेंगे, 200 रुपए, 300 रुपए। इंटरव्यू वाला, मेंस वाला 100 रुपए में मान जाएगा।